आज हमारे बीच में जाने माने मशहूर साहित्यकार श्रीमान प्रेमचंद शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। आपने जो एक प्रश्न किया है वो प्रश्न मुझे बहुत मेरे अतीत में बहुत पीछे ले जाता है। आज तो इंग्लिश है ना, जी उस समय उर्दू का प्रयोग ज़्यादा होता था, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। महात्मा गांधी को उसमें तो वो कहते थे कि हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिला करके बोला जाए तो हिंदुस्तानी भाषा होती है। जी, मैं ये आपका जो प्रेमचंद शर्मा से जी प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र, जी। तो ये जो सफर है, क्या ये इसी से जुड़ा हुआ है? मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने ही फिर मुझे उपनाम दिया स्वतंत्र का। उस समय एक बड़ी विशेष समस्या चल रही थी भारत के सामने, जनसंख्या अधिक होने के कारण से, तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो है आप इसके ऊपर जो है ना एक कहानी लिखिए। लेकिन बाहर की किसी पत्रिका में छपी वो मेरी पहली रचना थी जिसका नाम था। आपका जो ये सफर रहा है, ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि आलोचक भी रहे होंगे। एक आंदोलन हुआ यहाँ पर, खालिस्तान मतलब मूवमेंट, तो उसके अंदर जब मैं लिख रहा था तो कुछ मैंने खालिस्तानियों के विरुद्ध भी लिखा, और उसका एक परिणाम मुझे ये निकला कि एक दिन मुझे एक छोटा सा पत्र मिला, तो उसमें लिखा हुआ था। YouTube चैनल रचना चर्चा के सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों का मैं बबीता चौधरी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में जाने माने मशहूर साहित्यकार श्रीमान प्रेमचंद शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। आपसे कुछ चर्चाएं होंगी, आपको अपने जीवन यात्रा के बारे में, साहित्यिक जीवन यात्रा के बारे में, उन पर वो आप प्रकाश डालेंगे, और अगली आवाज़ प्रेमचंद शर्मा जी की होगी। मैं आपसे शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोतागण आपसे आपके इस साहित्यकार जीवन के बारे में, जो ये आपकी यात्रा रही है, कैसे उतार चढ़ाव वाली रही है, कहाँ से आपने शुरू की, कैसे आपको ये भाव आए आपके मन में कि आपको इस दिशा में आपकी रुचि है, उन पर आप प्रकाश डालिए क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। जी बताइए, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का और श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ। उनके प्रति मैं स्वागत भाव अपना रखता हूँ और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका जो प्रश्न है एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि मनुष्य की अपनी वृत्तियाँ होती हैं। किसी की वृत्ति खेल के अंदर होती है, किसी के अंदर व्यवसाय से संबंधित होती है, किसी के व्यापार से होती है, किसी की शिक्षा जगत से जुड़ी होती है, किसी की साहित्य से होती है। ये अपनी व्यक्तिगत निष्ठा है, व्यक्तिगत अपनी रुचि सोच है, रुचि है अपनी। तो आपने जो एक प्रश्न किया है वो प्रश्न मुझे बहुत मेरे अतीत में बहुत पीछे ले जाता है। और यदि मैंने जैसे जब आप बातचीत कर रहे थे तो मुझे लगा कि प्रारंभ ही मुझे अपने बाल्यकाल से कर देना चाहिए। जी तो बबीता जी, देखिए ऐसा है कि मैं जब बहुत छोटा था, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रवेश हुआ वो दिल्ली में हुआ, लेकिन परिस्थिति कारण से मुझे उत्तर प्रदेश के उस समय के ज़िला बुलंदशहर, जो आजकल नोएडा में है, तो वहाँ एक स्कूल होता है हथेवा फार्म पे। तो हथेवा फार्म पे मुझे वहाँ पर छात्र बनने का मुझे अवसर मिला, और मैंने वहाँ पर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी ये मैंने कक्षाएँ की। तो मैं समझता हूँ कि जब भाषा के विकास का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले विकास से पहले जो ना पौधारोपण होता है। जी और उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है भाषा के मामले में बहुत समृद्ध है अपने आप में, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उस समय में एक ऐसे शिक्षक वर्ग से मेरा निरंतर तब मेरी बनी कि उन्होंने मेरी इस भाषा के प्रति रुचि जागृत की और उसका साथ में पोषण भी किया। वो मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे समय में अंताक्षरी कार्यक्रम होते थे। जी तो अंताक्षरी में उस समय हमारे यहाँ सिनेमा इत्यादि के गीत नहीं होते थे, तो उस समय ये होता था कि हमें रामचरितमानस से या हमारे जो दूसरे ग्रंथ थे अध्यात्म उनसे, से सूर जुड़े हुए। सागर से, वहाँ से, तो हमें वहीं से चौपाइयाँ लेनी होती थी, वहीं से हमको दोहे लेने होते थे, वहीं से पंक्तियाँ लेनी होती, मतलब। तो इस प्रकार से क्या है कि साहित्य के साथ में मेरा लगाव हुआ। मैंने वहीं से रसखान को जाना, वहीं से मैंने रहीम को जाना, वहीं से मैंने कबीर को जाना, वहीं से मैंने मीरा को जाना, मतलब जितना भी। कारण ये ना कि उनकी पंक्तियाँ हम याद करते रहे और मतलब बोलते रहे, उसमें चलते रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस समय मैं यहाँ पर अपनी कक्षा 6 मैंने समाप्त की, 4 वर्ष की शिक्षा के पश्चात फिर मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली जाने के पश्चात ये हुआ कि मेरी अपनी जो भाषा थी, मेरी भाषा एक प्रकार से परिष्कृत भाषा थी हिंदी की, जो लगभग दिल्ली वालों की नहीं है। जी दिल्ली वालों की भाषा लगभग खिचड़ी भाषा है,
उसके अंदर आज तो इंग्लिश है ना, जी उस समय उर्दू का प्रयोग ज़्यादा होता था, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। महात्मा गांधी को उसमें तो वो कहते थे कि हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिला करके बोला जाए तो हिंदुस्तानी भाषा होती है, तो उस प्रकार की भाषा थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा जन्म हुआ चावड़ी बाज़ार जामा मस्जिद के निकट, जी और वो जो पूरा क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर उर्दू भाषा का बहुत अधिक प्रयोग होता रहा। तो कुछ भाषा का मुझे वहाँ से भी मतलब ज्ञान मिला, और उसके पश्चात परिस्थितियों के कारण से मैं डीसीएम चलाया, दिल्ली क्लॉथ मिल। तो दिल्ली क्लॉथ मिल के क्योंकि मेरे पिताश्री वहीं पर कार्यरत थे, तो वहाँ पर मुझे जब प्रवेश मिला कक्षा 8 में, तो वहाँ पर भी वही जैसे स्कूलों के अंदर होता है, डिबेट होती हैं, प्रतियोगिताएँ होती हैं, कविता पाठ होता है। तो मुझे याद है कि पहली बार जब मुझे उन्होंने बुलाया कविता के लिए, मेरी अपनी रुचि थी, मैं बोलता था, तो थोड़ा संकोच के साथ मैंने कहा, साहब मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। तो हमारे शास्त्री जी थे, कन्हैयालाल शास्त्री, तो उन्होंने मुझे अनुमति दी, और मैंने एक बहुत पुरानी देशभक्ति कविता थी कि फूल चढ़ाकर किसे प्रात ही चले तुम मतवाले, है ना, पूजने चले मतवाले। तो इस प्रकार की कविता थी। तो वो कविता उनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे इसके लिए शाबाशी भी दी, और उस समय उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। आप संभवतः हंसेंगे कि उस समय जो पुरस्कार थे बड़े छोटे पुरस्कार होते थे। यहाँ जो मुझे अंताक्षरी में पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार मिला था, एक पेंसिल थी। बहुत बड़ी लेकिन बात थी उस समय के देखा जाए तो उस समय में। हाँ, जी पुरस्कार होता है, चाहे जी वो पेंसिल हो, कुछ भी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी मुझे तो शास्त्री जी जो दिया, वो मुझे पेन दिया। सबसे बड़ी बात ये नहीं थी वो वस्तु क्या थी, लेकिन ये थी कि किसने दिया और किस उद्देश्य से दिया, दोनों बातें विषय। मैं बीच में आपको काटना चाहूंगी एक बार आपकी बात को। आपको मेरे ख्याल से आपके साथ कुदरत ने भी आशीर्वाद ही रखा है कि आपको जो पुरस्कार के रूप में मिल रहा था वो भी लेखन का ही जरिया मिल रहा था। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि शायद ये एक उत्साहवर्धन था, जी और ये माँ भगवती की मेरे ऊपर कृपा थी, सरस्वती का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। तो उसने फिर मेरा उत्साहवर्धन किया, और मैं फिर निरंतर उसमें भाग लेता रहा। प्रतियोगिताएँ थी, वाद विवाद था उसके अंदर, और मुझे विद्यालय स्तर के ऊपर ही प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार ये मतलब मिलते रहे। और संभवतः आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था, तो मैंने दोनों भाषाओं के अंदर, एक में मैंने निबंध बोला था, एक के अंदर मैंने कविता बोली थी। निबंध मेरा अंग्रेजी भाषा में था, मैंने मूल रूप से अपने आप ही लिखा उसको, जबकि वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी में मेरा हाथ टाइट था, तब भी था और अभी भी है। लेकिन मैंने उसको लिखा, लिखने के पश्चात ऊपर वाले की कृपा हुई कि मुझे उसका प्रथम पुरस्कार मिला, हिंदी का भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, और इस प्रकार से। लेकिन उसके साथ साथ मैं इसी के साथ एक बात जोड़ दूं, यदि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा तो बात रह जाएगी। जी मेरे प्रिय गुरु तो थे ही थे, लेकिन गुरु जी का मैं सबसे ज़्यादा प्रिय विद्यार्थी रहा, छात्र रहा। तो उन्होंने एक स्कूल की पत्रिका निकाली, गृह पत्रिका, और उस गृह पत्रिका, चूँकि मेरी अपनी रुचि थी लिखने में, पढ़ने में वैसे भी, तो क्योंकि मैं उस समय सूरदास के पद भी सुनाया करता था, सस्वर सुनाता था, कबीरदास के भी सुनाता था, गिरधर की कुंडलियाँ मुझे याद थीं, रहीम के मतलब वो दोहे याद थे। तो उन्होंने मेरी रुचि को परख करके मुझे उस पत्रिका का संपादक बना दिया, छात्र संपादक। जी अब छात्र संपादक के रूप में जब मैं बन गया, मैंने एक छोटी-सी रचना वहाँ लिखी थी, मुझे अब ध्यान नहीं है क्या थी। लेकिन कुल मिलाकर के उसका जो मुझे एक प्रसाद मिला, जो मुझे पारितोषिक मिला, वो ये मिला कि कुछ छात्रों ने मुझे संपादक जी कहना शुरू कर दिया। कुछ जो मेरे साथ थे, वो लोग मुझे मुंशी जी कहने लगे। अब देखिए, संपादक का तो समझ में आता है कि मैं पत्रिका का संपादक था, इसलिए मुझे संपादक कहा उन्होंने। लेकिन मुंशी जो उन्होंने मुझे कहा, क्यों कहा? मुंशी इसलिए कहा कि असल में मेरा जो नाम है प्रेमचंद शर्मा, मेरा नाम प्रेमचंद, वो मुंशी प्रेमचंद जो जी अपने के समय के बहुत जी बड़े साहित्यकार और उपन्यास सम्राट, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जितना भी साहित्य लिखा गया है, उसका कोई सानी नहीं है, और वो वास्तव में साहित्य सम्राट है अपने आप में। बिल्कुल भले ही ठीक है, जयशंकर प्रसाद थे, मीरा थी, समय बहुत मतलब दूसरे भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनका कोई सानिध्य में नहीं था। तो लोगों ने मुझे, चूँकि प्रेमचंद जी के नाम के साथ में मुंशी लगता था, तो कुछ लोगों ने मुझे मुंशी कहना प्रारंभ कर दिया, जी मुंशी जी और संपादक जी। तो इस प्रकार से मतलब मेरा ये उपनाम वाली बात आई। जी मैं ये आपका जो प्रेमचंद शर्मा से
जी प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र। जी। तो ये जो सफर है, क्या ये इसी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, वहीं मैं आ रहा था अभी। मेरे जो गुरुजी थे, तो गुरुजी जानते थे कि ये स्वतंत्र प्रकार का व्यक्ति है, समझे ज़्यादा अनुशासन रहना पसंद नहीं करता वैसे भी। बस मुझे केवल अपनी पढ़ाई से तात्पर्य था और अपने दूसरे। तो उन्होंने ही फिर मुझे उपनाम दिया स्वतंत्र का। जी। तो इस प्रकार से मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र बना और मैं यहाँ से मतलब मेरी ये हुआ। इसके तुरंत बाद ही यानी मैंने 61 में हायर सेकेंडरी किया था दिल्ली से और उसी वर्ष मैंने प्रभाकर पंजाब विश्वविद्यालय की एक परीक्षा होती थी और वो स्नातक विशेष के बराबर होती थी, हिंदी की परीक्षा थी वो। तो मैंने उसमें भाग लिया। उसमें भाग लेने के पश्चात मैं वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ पर हमारे जो शास्त्री थे तिलकधर शर्मा शास्त्री, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो अब वही ईश्वर कृपा समझ लीजिए, माता की कृपा समझ लीजिए। उन्होंने मुझसे जब बातचीत की तो एक बार मुझसे बोले कि भाई मैंने आपकी साहित्य रुचि को परखा है, तो मैं आपको जो है एक कहानी देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहानी के लिए कुछ एक भूमिका दी और वो पौराणिक कहानी थी। जी। और वो पौराणिक कहानी जो थी, उस समय एक बड़ी विशेष समस्या चल रही थी भारत के सामने, जनसंख्या अधिक होने के कारण से। तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो है आप इसके ऊपर जो है ना एक कहानी लिखी। एक उन्होंने पौराणिक मुझे वो दिया, भूमिका दी, मैंने उसको अवसर पे लिखा। उनको अच्छा लगा तो लगने के पश्चात उन्होंने उसको प्रकाशित कराया। तो बताइए वो मेरी प्रथम रचना थी। वैसे तो मेरी स्कूल के अंदर छपी थी गृह पत्रिका में, लेकिन बाहर की किसी पत्रिका में छपी वो मेरी पहली रचना थी, जी। जिसका नाम था संतान की अधिकता दुखदाई, मतलब इस प्रकार से उसका जी, शीर्षक जी। था। तो वो मेरी पहली रचना थी जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ा। उसके पश्चात तो फिर आप जानते हैं कि ये कहानी चलती रही जी, आगे। जी अगला मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, श्रोतागण सुनना ज़रूर चाहेंगे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आलोचना साहित्य की जो भूमिका है, एक साहित्यकार के रूप में आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है, लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी। बहुत सटीक बात है अपने आप में, लेकिन उससे हट करके मैं थोड़ा सा ये भी कहता हूँ कि समाज के लिए साहित्य एक दीपक का भी कार्य करता है, यानी मार्ग प्रशस्त करता है, जी। रास्ता दिखाता है। जैसे अंधेरे के अंदर हम अगर मतलब टॉर्च ले जाएं रोशनी के लिए तो वो दिखाता है। इसी प्रकार से साहित्य भी हमारी जो सामाजिक कठिनाइयाँ होती हैं, पारिवारिक कठिनाइयाँ होती हैं, दुर्हुता होती है जीवन की, उनके निराकरण ढूंढता है, उनको तलाशता है, उन्हें हम खोज करके देता है। अब हम उनको स्वीकार करें या ना करें वो अपने आप में एक अलग बात है। तो एक सत साहित्य की सबसे बड़ी जो एक साधना है और जो उसके अपने विशेष गुण है वो यही है कि साहित्य मतलब वो साथ साथ लेके चलता है। साहित्य में दो शब्द हैं, एक तो स और हित, जी। यानी जो समाज के हित को साथ लेकर के चलता है वो साहित्य कहलाता है। जी। मेरा ये मानना है। जी। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किन किन संस्थानों के साथ आप कार्यरत रहे हैं जी और आप इस समय भी कार्यरत हैं किसी संस्थान के साथ या नहीं? बबीता जी, इसमें मेरा जो कहना है वो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है, मेरा एक जीवन का एक सिद्धांत है जो गीता से मुझे मिला कि कर्मण्येव अधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। आप अपना कर्म करते रहिए, उसका फल मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो इस सिद्धांत को अपनाते हुए मैंने जीवन भर मतलब कुछ ना कुछ किया और मैं एक यायावर का जीवन जीता रहा। कभी दिल्ली में रहा, कभी उत्तर प्रदेश में रहा, कभी फिर यहाँ रहा। उसके पश्चात मैं नौकरी की तलाश में मुंबई चला गया। मैं अपनी इस जो साहित्यिक कथा है उसके विषय में एक बात ये जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारी कहानियाँ मैंने वहाँ, जब मैं अकेला था, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, तो अकेले समय में मैंने वहाँ बैठ करके लिखी। अभी मेरा एक संकलन कहानी का निकलने वाला है, प्रकाशनाधीन है, उसमें 14-15 कहानी है और वो उसमें अधिकांश जो कहानी है वो 60-70 के दशक की है। अच्छा, कहानी जो है मैंने उसमें एक अपनी दृष्टि दी है, अपनी जानकारी दी है, वो ये है कि कहानी क्या है, कह नहीं, जब हम कहते हैं ना, जी। यानी हम अपना अनुभव किसी को कहते हैं तो हमारा कहानी हो जाती जी। है ना। कथा है, कथा क्या है, जो कथ्य है, जो हम कह रहे हैं वो कथा है ना। तो इस प्रकार से तो कुल मिला के जो स्थिति है वो ये है कि
मैंने जो अपने जीवन में देखा, जो मैंने सुना और जो मैंने पढ़ा, उसको मैंने अंतर तक अनुभव किया। मेरे अंतर मन ने वहाँ से कुछ परिणाम निकाले और फिर मैं उसको कागज़ के ऊपर लिख कर के आया। क्यों, मेरा मानना यह है कि यदि आपको कुछ अनुभव होते हैं जी तो आपका एक सामाजिक दायित्व ये बन जाता है कि आप उसको समाज के साथ में साझा कीजिए, उनको अपने साथ मत रखिए। कारण ये ना कि केवल अपने लिए आप रखेंगे तो केवल आपका अकेले का हित होगा, जी 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 और जब आप उसको समाज में बांटेंगे तो वो समष्टिगत हो जाता है, वो सभी के लिए हो जाता है। तो मैंने वो कहानियाँ लिखना वहाँ प्रारंभ की, मैं वहाँ रहा और उसके पश्चात मैं फरवरी 1975 में दिल्ली आया वापस। दिल्ली आने के पश्चात फिर मेरे सामने वही समस्या थी रोजगार की, जी। घूमता रहा फिरता रहा, इधर उधर नौकरी की। उसके बाद मेरे पिताश्री दिल्ली क्लर्क मिल के अंदर नौकरी करते थे। तो मेरी एक तो जो मेरा अपना सर्टिफिकेट था, प्रमाण पत्र था, जो मैंने ITS से किया था, उसके आधार पे कुछ वैसे मेरे पिताश्री के कारण से, उनका आशीर्वाद से मुझे दिल्ली क्लर्क मिल के अंदर नौकरी मिल गई। वहाँ पर एक उनकी गृह पत्रिका निकलती थी, दिल्ली क्लर्क मिल पत्रिका। अब चूँकि लेखन के अंकुर तो मेरे अंदर थे, जी तो उसको देख कर फिर वो प्रस्फुटित हो उठे और मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। जी तो मैंने कहानियाँ लिखी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, वैसे लिखी, और कुल मिलाकर के एक समय ऐसा आया कि जो वहाँ का लेखक वर्ग था, मैं उसका एक परमानेंट, मतलब जिसे कहते हैं स्थायी सदस्य में हो गया, जी, जी। और मेरी कहानी वहाँ पर प्रकाशित होती रही। जी उसी बीच में एक मेरे हितैषी थे और उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि दिल्ली सरकार का एक प्रतिष्ठान जहाँ पर शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जोली साहब इसमें वो कीजिए। तो मैंने कहा भाई मुझे तो स्कूल छोड़े बहुत समय हो गया प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो जी। मैंने कहा बहुत समय हो गया। तो बोले नहीं, मुझे पता है आप कर लेंगे, आप कीजिएगा। तो बबता जी, मैंने उनके कहने से वहाँ पर अपना प्रपत्र भी भर दिया, प्रवेश पत्र दे दिया, और मुझे वहाँ से मेरा चयन भी हो गया। जी परीक्षा इत्यादि करने के पश्चात चयन हो गया। चयन के पश्चात फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो माँ सरस्वती का मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रहा कि मुझे फिर वहाँ वही वातावरण मिल गया जो मुझे एक रचनात्मक वातावरण चाहिए था। वहाँ जाने के पश्चात मेरे जो वहाँ साथी थे, उन्होंने वहाँ पर मुझे अपना हमने एक संस्था बनाई, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष होने के नाते, चूँकि मैंने बताया था कि मुझे एक साहित्य का कीड़ा कुल बुलाता है, जी जी तो हमने फिर वहाँ पर भी एक पत्रिका का प्रारंभ किया। जब हमने पत्रिका का प्रारंभ किया तो संपादन मेरा था, तो उसके अंदर भी मैंने 2-4 लिखे। 2 वर्ष की प्रशिक्षण था तो मेरा हो गया। तो इस प्रकार से वो कार्यक्रम वहाँ पर चलता रहा। हमारे दर्शक और श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि एक अनुवादक के रूप में साहित्य की किस प्रकार से सेवा की जा सकती है। जी बबता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में देखा जाए तो अनुवाद भी साहित्य की एक विधा है। जिस प्रकार से काव्य है, गद्य लेखन है, जी गद्य लेखन में आपका उपन्यास आ जाता है, आपके निबंध आ जाते हैं, और उसके साथ में कथा साहित्य आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो है ना, ये भी अनुवाद भी अपने आप में एक विधा है जी साहित्य की। और मुझे कहने के अंदर ये कोई संकोच नहीं है कि सबसे गंभीर विधा है। देखिए, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, स्वाभाविक है। जी तो यानी सारे वो प्रसव के दौरान में उसको जो कुछ भी पीड़ा होती है, जो कुछ भी उसको समस्याएं होती हैं, वो सारा सब कुछ सहन करने के पश्चात, और जिस समय उसको प्रतिफल उसका मिलता है तो सब कुछ भूल जाती है। तो उसको एक परिणाम उसके हाथ में होता है। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि अनुवाद वाली, अनुवाद की जो स्थिति होती है वही होती है कि आपने मुझे कुछ दिया और देने के पश्चात अब मुझे उसको आपको लौटाना है। तो मुझे जो उसको लौटाना है, मुझे लौटाना है उसकी आत्मा के साथ। जी मैंने केवल उसका कलेवर बदलना है। यानी आप ये देखिए कि आपने यदि मुझे शिशु दिया, वस्त्रहीन, मतलब बिना के जी, कपड़ों के मुझे जी। दिया आपने, तो आपने तो मुझे दिया, लेकिन अब मैंने उसको नई वस्त्र पहनाने हैं।
नए वस्त्र जो मैंने उसको पहनाने किस प्रकार से पहनाने जो उसके रंग रूप के अनुसार से ठीक ठाक हो, जी मुझे उसमें सारा सब कुछ देखना होता है। तो ये एक बड़ी कठिन और बड़ी साधना गम्य मतलब विधा है अपने आप में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा कि जो आपने अनुवादक वाली बात कही, मैं जिस समय यहाँ पर शिक्षण में आया तो शिक्षक के रूप में यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार से जैसे एक शिक्षक के रूप में मुझे अपनी कक्षाओं को पढ़ाना था, वो करना था, तो मैंने इसी प्रकार से भाषा का भी वो किया। और मैं समझता हूँ मेरे ऊपर एक अखंड वरदान है माँ सरस्वती का। जी पता नहीं उसका हाथ मेरे ऊपर सदा बना ही रहता है। और मैं आपको बिल्कुल एक अपरिचित लोगों के बीच में और अपने श्रोताओं के और उनके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं जिस समय लेखन के लिए बैठता हूँ ना, तो अज्ञात रूप से वो हाथ मेरे सिर पर आ जाता है और वो मुझसे पता नहीं क्या लिखाता है क्या नहीं लिखवाता, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जिस समय मैं लिखने के बाद उसको छोड़ के जाता हूँ और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि ये मैंने लिख क्या दिया। तो मैंने आपको बताया कि मैंने मतलब अपनी रचनाएं लिखी, पत्रिका जो मेरी निकलती थी विद्यालय की उसमें भी लिखी, जो मेरे दिल्ली क्लॉथ मिल का था उसमें भी मैंने लिखी, उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण था उसके अंदर भी मैंने लिखी। जी और लिखने के पश्चात जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आने के पश्चात हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, प्रतियोगिता होती थी, वाद विवाद होते थे, वहाँ पर भी छोटे मोटे पुरस्कार लगभग मिलते ही रहते थे। जी मैंने क्षेत्रीय पुरस्कार भी मुझे मिला और मुझे दूसरा तीसरे पता नहीं कितने पुरस्कार मिले और निगम पुरस्कार भी मुझे मिलने वाला था। लेकिन उसमें हुआ ये कि तभी मेरी पदोन्नति हो गई एक अनुवादक के रूप में। जी तो मैं बता दी उससे पहले मैं यहाँ पर जो एक हिंदी प्रचार प्रसार था वो तो मैंने बाद में अनुवादक के रूप में किया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो आपकी नर्सरी कक्षा होती हैं, जी तो नर्सरी कक्षाओं की जो शिक्षिकाएं होती हैं उनकी अपनी एक यूनियन होती है, उनका संघ होता है। उनका जो संघ बना तो उसके लिए मैंने मंच संचालन किया। और मुझे कहने के अंदर कोई संकोच नहीं है कि लगभग जितने भी प्रमुख कार्यक्रम होते थे दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के, जी जी उन सब के अंदर संचालन का भार मुझे मिलता था। अब या तो ये कहिए कि माँ ने मुझे वक्तृत्व शक्ति ऐसी दी या कुछ बोलने का ढंग ऐसा था, प्रभाविता जैसा भी रहा, वो अधिकारियों को अच्छा लगता था तो भार मुझे सौंप देते थे। उसके पश्चात हुआ ये कि मैंने जहाँ आपने अनुवादक की बात कही है मैं यहाँ पर आऊँगा। मैं उस समय पटेल नगर विद्यालय में शिक्षक था। मेरे पास फ़ोन आया दोपहर को, हमारे जो मुख्याध्यापक थे, आजकल तो प्रधानाचार्य कहते हैं, वो मुख्याध्यापक थे, तो उन्होंने कहा शर्मा जी आपका फ़ोन आया है और आपकी बहन जी आपसे बात करना चाहती हैं। मेरी छोटी बहन तारा वो शिक्षा विभाग में थी, तारा चोपड़ा। तो उन्होंने कहा बोले भाई साहब ऐसा है कि दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग में अनुवादक के पद के लिए जो ना रिक्तियाँ हैं और आप उसके लिए प्रपत्र भर दीजिए और आज अंतिम तिथि है। मुझे ठीक याद है उस दिन मंगलवार था। तो पता नहीं किन कारणों से मैं रविवार को भी मतलब वैसे ही बना रहा और सोमवार को भी मैंने शेव वगैरह नहीं की और मैं फिर मंगलवार को ऐसे ही पहुंच गया। अब मंगलवार को जब वहाँ पहुंचा तो पहुंचने के पश्चात शाम के 5 बजे तक का कार्यक्रम था। मैंने वहाँ से फॉर्म लिया, फॉर्म में लेके भरा, भरने के पश्चात तो उन्होंने कहा जो साहब आप इसके साथ अपना चित्र लगाइए। अब चित्र मेरे पास तो था नहीं। मैं फिर गौरी शंकर मंदिर है जी तो वहाँ पर मैं गया तो गौरी शंकर मंदिर के पास में वहाँ पर पहले फोटोग्राफर बैठते थे और पहले जो फोटोग्राफी होती थी ना वो दूसरे कैमरे होते थे जी और उनके अंदर जैसे वो बच्चों से मजाक में कहते हैं चिड़िया उड़, तो उसके अंदर वो हाथ डालते थे और इस प्रकार से एक ब्लैक सा मतलब बॉक्स होता था, उस ब्लैक से मतलब होता था। तो मैंने वो खिंचवाया क्योंकि मुझे 10-15 मिनट में चाहिए था। वो मैंने ले करके तो उसमें मैं आप कुछ चित्र देखें, कभी मुझे स्वयं भी हंसी आती है, तो उसके अंदर वो दाढ़ी बढ़ी हुई है मतलब ऐसे ऐसे सारा मैंने उसमें लगा दिया कोई बात। तो उसके लगभग 4 वर्ष के बाद फिर मेरी पदोन्नति हुई एक वरिष्ठ अनुवादक के रूप में। तो ये सन 89 की बात है, 1989 की। 1989 में जब मैं यहाँ पर अनुवादक पद पे आया, इससे पहले मुझे 1-2 कार्यक्रम ऐसे मिल चुके थे कि किसी आप जैसे वो थे जानकार, तो करोल बाग में 1-2 शिक्षा जगत से जुड़े प्रकाशक थे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकें जो थी वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कराई। मैंने वो कर दी।
उसके पश्चात एक दो शिकायतें थी अंग्रेजी में, वो मैंने हिंदी में कर दी। तो कुछ थोड़ा सा अभ्यास बन गया और कुछ थोड़ा सा आत्मविश्वास जग गया कि मैं कर सकता हूँ। जी जी मैंने अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे वहाँ पर मैं तो सीखता रहा। तो जो मुझसे अग्रज थे वहाँ पर अनुवादक, बहुत ही गुणशील थे, बहुत ही मतलब क्रियान्वित थे, उसमें थे, कार्यशील थे। उसमें एक विशेष थी और थी, भगवान उनकी आयु लंबी करे, अभी भी हैं, श्रीमती मीना गुप्ता। तो उन्होंने 2 विषय के अंदर स्नातकोत्तर किया था, एमए किया था, और फिर बाद में मुझे जानकारी आई कि उन्होंने मतलब किसी विषय में पीएचडी भी किया था, डॉक्टरेट भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। उनकी विनम्रता आप देखिए कि एक आदमी, हम तो नाम के आगे वैसे ही डॉक्टर लगाने को घूमते हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ, है ना, और उनके पास होते हुए भी उन्होंने कभी नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया। तो मैं जब उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना इसको ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए। उन्होंने मुझे कुछ उसके गुर बताए। तो मीना गुप्ता से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी जी और मैं समझता हूँ कि मुझे निसंकोच स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो मेरे अनुवाद गुरु हैं। जी, ज़रूर धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। अगर किसी को सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही मैं बात उनके है। प्रति आभारी हूँ। जी जी सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी बीच में। आपका जो ये सफ़र रहा है, ऐसा भी ज़रूर रहा होगा कि आलोचक भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसमें उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, रोकने की भी आपको, मतलब कि आप इस लाइन में ना आगे बढ़ें, यहीं रोक दें अपने आप को, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ? जी बबता जी, देखिए ऐसा होता है कि जब आदमी किसी सही रास्ते पर चलता है ना, तो उसके सामने कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। पहले तो आप देखेंगे कि मार्ग में जब आदमी चलता है ना, तो कई बार हमको सपाट मार्ग मिलता है, कई बार कंटकाकीर्ण मार्ग मिलता है, जी कंटक होते हैं, जी कई बार उसमें रोड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनको हमको साहब लांग के होता है। तो वहाँ मेरे कुछ साथी थे जो मुझसे वरिष्ठ थे, लेकिन चूँकि मेरी पहले साहित्य साधना रही, उसके कारण से मेरा जो अनुवाद था, अनुवाद उनसे कहीं 20 था। तो वो कई बार आते थे अपना मतलब अनुवाद ले करके उसको ठीक कराने के लिए, मैं उसको ठीक करता था, वो करते था। कई बार तो वो घर भी पहुंच जाते थे रविवार वाले दिन कि शर्मा जी इसको कर दीजिए, भले ही मुझसे वरिष्ठ रहे हों सारा सब कुछ। तो अब कुछ लोगों को ये लगा, जैसे एक होता है ना, एक ईर्ष्या होती है, जी एक द्वेष होता है कि हमसे कनिष्ठ व्यक्ति और इस प्रकार से कैसे। कारण ये ना कि इस कारण से मैं अपने जो अधिकारी थे, अधिकारियों के मन में मैं चढ़ गया था। जी और अधिकारियों के मन में चढ़ने के बाद में फिर ये हुआ कि वहाँ पर भी फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पर हमारे एक अनुवादक संघ था और मैं अनुवादक संघ का वहाँ पर मैं अध्यक्ष बन गया। अब वहाँ पर मुझे कार्य करना था अनुवादक के रूप में, लेकिन वहाँ समस्या ये थी, मैं प्रारंभ से ही हिंदी प्रेमी रहा। मुझे याद है कि जिस समय मैंने अपना पहला बैंक अकाउंट खुलवाया तो इंडियन ओवरसीज़ के अंदर, इंडियन ओवरसीज़ में जब मैंने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के पश्चात मैंने हस्ताक्षर किए तो हिंदी में किए, तो मैनेजर ने उसको वापस कर दिया। मैंने उनसे कहा भी मतलब ये मैं तो यही करूँगा, मैं हट पकड़ गया, तो अंत में उनको मानना पड़ा। इसी प्रकार से ये हुआ कि मैं जिस समय स्नातक की परीक्षा दे रहा था पत्राचार माध्यम से, तो उस समय जब मैंने अपना परीक्षा पत्र भरा तो उसके लिए भी मतलब वही बात बनी और वहाँ पर भी उन्होंने वो किया। इसके पश्चात जब मैं गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद एमए करने के लिए, और वहाँ मैंने परीक्षा पत्र भरा था आवेदन, तो वहाँ पर भी जब मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए तो पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता था कि आपकी भाई हिंदी मतलब को है ना, लेकर सबको हाँ मतलब परेशानी हस्ताक्षर से जी मतलब उसमें होता था, एक बड़ी समस्या होती थी। जी लेकिन मैंने कभी उस मामले में समझौता नहीं किया और मैं इस प्रकार से करता रहा, है ना। तो अब समस्या क्या है कि यही चीज़ मुझे देखने को मिली दिल्ली नगर निगम में। दिल्ली नगर निगम एक सरकारी संस्थान है जहाँ पर सामान्य लोगों से काम पड़ता है। नाली का है, सड़क का है, प्रकाश का है, सफाई का है, स्वच्छता का है। अब उसके अंदर तो ये सारी, तो वहाँ पर अंग्रेजी का क्या लेने देना। भाई मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, तो मुझे समाधान भी उसी भाषा में चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ तो बस स्थिति और होती है। और बड़ा मुझे एक बड़ा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, एक पार्षद थी, आप सुन करके हैरान होंगी, पार्षद थी,
उनकी जो अपनी शिक्षा थी, शैक्षणिक शिक्षा, वो थी केवल 5वीं पास। मैं जिस समय सचिव कार्यालय में था अनुवादक कोष में, तो वहाँ से उनका वो आया, जोड़े साहब इसका जो ना अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। भाई आप चिल्ला से हैं, चिल्ला तो मतलब वैसे भी गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, जी। और वहाँ के लोगों को अंग्रेजी से क्या लेने देना। बिल्कुल। आपने तो जो अपनी समस्या रखी हिंदी में, लेकिन नहीं, आपने एक प्रतिष्ठा बतानी कि भाई मुझे भी अंग्रेजी आती है। तो इस प्रकार की, तो यही मानसिकता मुझे पूर्ण रूप से पूरे नगर निगम में दिखाई दी। तो मैं उसका एक आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहता था। मैंने एक प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के पश्चात जहाँ पर जितनी भी नाम पट्टिका थी, वो मैंने सारी हिंदी में करवाई। जो उनकी मोहर थी, मोहर मैंने हिंदी में करवाई। मतलब इस प्रकार से मैंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये वो समय था जिस समय दिल्ली नगर निगम में एक केंद्र सरकार का शासन था। जी। उसके पश्चात यहाँ पर चुनाव हुए। चुनाव में जनता मतलब भारतीय जनसंघ वो जीत करके आई, भाजपा जिसे हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक थोड़ा कटु मैं आपको और बता दूं, जैसे मैं सब कुछ कर रहा था तो मैं चाहता था कि हिंदी विभाग की पदोन्नति हो, प्रोन्नति हो। ममता जी मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैंने बहुत लिखा, पढ़ा, सारा सब कुछ किया, समाचार पत्रों में भी दिया। और समाचार पत्र में मुझे ध्यान आया कि मैं प्रारंभ से, जब से मैं शिक्षा से जुड़ा, तब से लेकर के मैं जो सामाजिक समस्याएं थी वो भी, जो राष्ट्रीय समस्याएं वो भी, और मैं उनको लेकर के जो है ना, मैं उसमें समाचार पत्रों में लिखता रहा, संपादक के नाम पत्र के रूप में। जी। और संपादक के नाम के पत्र के रूप में संभवतः आपको ध्यान हो ना हो, 84 में एक आंदोलन हुआ यहाँ पर, खालिस्तान मतलब मूवमेंट था। जी। 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 तो उसके अंदर जब मैं लिख रहा था तो कुछ मैंने खालिस्तानियों के विरुद्ध भी लिखा, और उसका एक परिणाम मुझे ये निकला कि एक दिन मुझे एक छोटा सा पत्र मिला, बिना किसी टिकट के, बिना किसी मोहर के, और गुरुमुखी में लिखा हुआ। जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि शर्मा, यानी उनकी भाषा में, जी, जी। शर्मा तू अपने आप ਨੂੰ संभाल ले, नहीं तो तेनू सोच दिया जाएगा। सोच दिया जाएगा मतलब खत्म कर दिया जी। जाएगा। जी। जी। अब जब मैं तब अध्यापन में था तो मैंने जो ना वो जाके वहाँ दिखाया अपने साथियों से, उनका जो सब पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, कर दिए। और मैंने कहा वो तो आतंकवादी हैं, ये पुलिस वाले उनसे ज़्यादा आतंकवादी हैं, क्योंकि जब मैं रात को सो रहा हूँगा तो ये दरवाजा खटखटाएंगे, शर्मा जी ठीक ठाक तो है। जी। 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 तो मैंने कहा ये मेरी नींद वैसे ख़राब करेंगे। जी। तो मैंने कहा मुझे जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये मुझे हिंदी का, और मतलब उसका, अब मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब यहाँ पर हिंदी का प्रारंभ किया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने इनको एक सूचना दी, बल्कि मैंने एक कि भाई मैं जो ना हड़ताल कर रहा हूँ, भूख हड़ताल। मैंने भूख हड़ताल का इनको नोटिस दिया, बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे मुझे देना चाहिए था। मुझे पता था कानूनी कार्रवाई हो सकती है सरकारी कर्मचारी के रूप में। मैंने अपनी अर्जित अवकाश वो लिए 14-15 दिन के, और मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भूख हड़ताल पे मैं लगभग 16 दिन बैठा रहा। वही दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय पहले टाउन हॉल होता था, उसके सामने टेंट लगा करके लोग आते थे, समाचार पत्र से भी आते थे, दूरदर्शन से भी आते थे, तो उधर से काफ़ी लोग। एक प्रेमलाल शर्मा बैकुंठ होते थे, प्रेम मतलब सांसद होते थे, वो भी वहाँ पर आए। मतलब बहुत अच्छे राजनीतिक लोग आते थे। और उस समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे वो भी भाजपाई थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब मेरी ये सूचना उन तक पहुँची तो उन्होंने अपने एक विधायक के माध्यम से मुझे एक पत्र भेजा कि शर्मा जी आप अपनी भूख हड़ताल वापस ले लीजिए, हम आप इसके कार्य को जो ना शीघ्र ही इसका समाधान कर देंगे। तो जिस समय वो मेरे पास में पत्र लेकर के आए, उन्होंने कहा जोड़े साहब, वो चौधरी साहब कह रहे हैं भाई आप जो ये कर दीजिए, तो भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा शीघ्र ही। तो मैंने उनसे पूछा ये शीघ्र क्या है जी। आप इसकी मुझे अवधि बताइए, हफ्ता है, 15 दिन है, 6 महीने है, 1 साल है, क्या है क्या नहीं, निश्चित दीजिए। वो जब वहाँ वापस ले जाने के बाद जो है उन्होंने कहा जोड़े साहब इस, अब वो भड़क गए इस बात पर, बोले मुख्यमंत्री की बात को इस तरह से मतलब टाल दिया। अब उनका जो अहम था, अहम है, उन्होंने उसमें, मेरे पास पत्र अभी पड़ा हुआ है, उन्होंने उसमें 15 दिन लिख दिया। कोई बात नहीं, उनका आश्वासन था मुख्यमंत्री का, तो मैंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। मैं लाया नहीं तो मेरे पास में भूख हड़ताल के जो
मुझे इन्होंने कई बार पुलिस वाले उठाया वहाँ से, ज़बरदस्ती ले जाकर मुझे अस्पताल में ले जाते थे, ग्लूकोज चढ़ाते थे, वो करते थे। मेरे पास रात को उन्होंने पुलिस वाले भेजे, जो बोले यार रात का टाइम है, कौन देख रहा है, समझे भूख हड़ताल, समझे तुम्हारी दिन में चलती रहेगी, अब खा पी के छोड़ो। मैं कहा नहीं, मैं जो एक विश्वास है मेरे साथियों का, उसके साथ मैं गद्दारी नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं उसमें बैठा रहा, मैं कर दिया, और अंततः वो बताओ मेरी भूख हड़ताल समाप्त होगी। उसके पश्चात हुआ क्या कि अब जो सरकार वहाँ पर आई, मैंने जो प्रयत्न करके सारा वहाँ पर हिंदी में किया था, सबके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। वो पुनः जो ना वो सारे सारे अंग्रेजी के अंदर आ गए, मतलब नामपट भी आ गया, मोहरे भी आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गया। और अब वो 15 दिन वाली कहानी सुनिए। मैं बार में जब वहाँ जाके मिला तो बड़ा ही मुझे निराशाजनक वहाँ से उत्तर मिला, बल्कि उन्होंने एक पक्षपात वाली बात कही किसी से, जो यार आपको ये ब्राह्मण ही मिला था लाने के लिए, किसी हमारी जात वाली के लेकर के आते तो शायद हम कुछ करते। अब देखिए मतलब ऊपर भी जातिवाद है, और मैं तो एक सामाजिक उसकी बात कर रहा हूँ, मैं निजी आधार पर नहीं मांग रहा। तो कुल मिलाकर के मतलब यहाँ पर बेवजह हुआ। और फिर उसके पश्चात मैं यहाँ पर आया, उसके बाद मैं सचिवालय चला गया, निगम सचिवालय में मैंने कार्य किया, वहाँ पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार ये सब चलता रहा। और उसके पश्चात मेरी पदोन्नति हुई 2004 में। 2004 में मैं यहाँ पर शाहदरा में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और यहाँ पर मैंने सेवा की, और नवंबर 2004 में ही फिर मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, और अपने इस रूप में। तो ये जो था मेरा दिल्ली नगर निगम के अंदर हिंदी से संबंधित जो मेरा अपना साहित्य था। यहाँ पर भी एक हम पत्रिका निकालते थे, निगम आलोक, तो उस पत्रिका में संपादक था जी। तो वहाँ पर भी मैंने 7-8 वर्ष तक मैं तो उसकी सेवा की, सारा सब कुछ किया। तो मतलब यह है कि मैंने ये जो कुछ भी किया बबीता जी, मैंने कोई एहसान किसी के ऊपर नहीं किया, मैंने आत्मसंतुष्टि के लिए किया। जी जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं अपनी भाषा के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से मेरा चलता रहा जी। और कुछ अगर 2 लाइनें अपने इस इंटरव्यू को क्लोजर देने के लिए आप बोलना चाहेंगे तो आप अपने दर्शकों से बोल सकते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई आप संदेश दे सकते हैं? देखिए ऐसा है कि उसके पश्चात भी मैं जब यहाँ से सेवानिवृत्त हो गया तो मैं दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा। दिल्ली सरकार का जो राजभाषा विभाग है उनके साथ मैंने 7-8 वर्ष तक काम किया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जी। और मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं था, दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ मैं हिंदी प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाता था, वहाँ मैंने काम नहीं किया है ना। और फिर उसके पश्चात में कुछ संस्थाएं थी जो लेखन संस्थाएं थी। भारतीय लेखक मंच, मैं पहले उसका सचिव रहा, फिर महासचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा, उसका अध्यक्ष भी रहा। अखंडता संग्राम, उसका भी मत इसी प्रकार से मैं अध्यक्ष रहा, फिर वो किया। और उसके पश्चात जो स्थिति है वो ये है कि मैंने एक, आपको बहुत संक्षेप में बता दूं, आपसे मैंने कहानी संकलन की जो बात की है जी जी, उसके साथ पहले मैंने जो ना एक उपन्यास लिखा। एक उपन्यास लिखा मैंने जब ये आपका कोविड चल रहा था, कोविड में बसंत बस अंत जी। तो उस उपन्यास को बहुत लोगों ने पसंद किया और पसंद करने के पश्चात उसको दिल्ली बल्कि कहना चाहिए केंद्रीय सरकार ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए उन्होंने उसको खरीद लिया, अपने उसकी प्रतियां रखी हैं पाठकों के पढ़ने के लिए जी जी। उसको एक अवार्ड भी मिला, लोगों ने बड़ी उसको लोकप्रियता की। और मैं समझता हूँ कि वो जो उपन्यास है वो मेरे बहुत निकट है और मुझे तो कई बार बड़ा होता है। मैंने जब किसी को दिया पढ़ने के लिए तो उन्होंने जो है छूटते ही मुझसे कहा उस दिन शाम को फ़ोन करके, जो बोले सर आपने जो ना उपन्यास कह दिया, आपने हमें रुला दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने थोड़ी रुलाया, उसके अंदर जो पात्र हैं पात्रों ने रुलाया, उनके अभिनय ने रुलाया, समझिए उसमें कोई बात नहीं। तो बाकी जो ना उसके बहुत अच्छी, बल्कि मुझे एक हमारे पास में है श्रीवास्तव जी, तो श्रीवास्तव जी उसको पढ़ने के पश्चात कहते हैं कि शर्मा जी 20 साल के बाद मैंने कोई उपन्यास पढ़ा है और मुझे इसके अंदर बिल्कुल साक्षात प्रेमचंद के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई प्रेमचंद तो आप सामने बैठा ही हुआ है तो ये प्रेमचंद की जो स्थिति 2-3 बार मेरे सामने आई। और पत्रिका के एक संपादक थे, उन्होंने भी लिखा, बहुत सारा सब कुछ किया। तो मैंने 2 उपन्यास लिखे, एक वो उपन्यास लिखा, दूसरा मैंने धर्मगुरु लिखा। धर्मगुरु ये जो आपके सामने लगा हुआ है, और इसके पीछे भी मेरा बड़ा एक शोध रहा, बड़ा चिंतन रहा। और जिस समय मैं एमए कर रहा था गाज़ियाबाद से, उस समय मैंने इसका प्रारंभ किया था। और संक्षिप्त ये है कि ये फिर बीच में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, उसमें मतभेद थे, मनभेद थे गुलजार नंदा जी के और प्रधानमंत्री के उस समय, और उस कारण से लटक गया। बाद में फिर मैंने इसको 2020 से प्रारंभ किया, जब मुझे मिल गया तो इसको काट छाट करके पेपर वगैरह सब करा के टाइप करा करके। और इसमें एक श्रीमती सुमन शर्मा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने
दिन रात लग करके कंप्यूटर के ऊपर काम करके उन्होंने सारा सब कुछ किया। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे मतलब वो हैं, है ना, तो ऋषा शर्मा, तो उन्होंने इसका बनाया कुल मिलाकर के, और अनुभव प्रकाशन से ये हुआ। तो एक तो मेरी जो उपन्यास जो मेरे रहे, 2 ये रहे, और तीसरा जो है एक मैंने अनुवाद किया, तेलुगु लेखक हैं, उन तेलुगु लेखक का एक उपन्यास है, अंग्रेजी में लिखा हुआ उनका, तो मैंने उसका कंकाल प्रेत नाम से मैंने उसका किया, और वो कंकाल प्रेत जो ना वो भी प्रकाशन में है, चल रहा है। तो उसके पश्चात जो ना एक मेरा आभासी निगम थोड़ा रचनाधीन है, वो भी अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के साहित्य यात्रा धीरे धीरे चल रही है। और आप जानते हैं कि वय का भी अपना एक प्रभाव तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बहुत से जो मेरे साथी हैं मुझसे कनिष्ठ भी रहे होंगे, वैसे भी रहे होंगे। मैं 2004 वर्ष 2004 में मैं सेवानिवृत्त हुआ था। अब आप अनुमान लगा लीजिए, आज के समय में हो सकता है उनमें से बहुत से तो ऊपर वाले को प्रिय रहे होंगे, तो उन्होंने बुला लिया होगा, और कुछ लोग जो ना अपने अभी बिस्तरों में पड़े आराम कर रहे होंगे। तो मैं आप सबके सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आपकी उपस्थिति का आनंद ले रहा हूँ। तो मुझे इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि रचनात्मकता के माध्यम से, मुझे कई लोगों ने कहा कि जब आप ये जो लिखते हैं आपको मतलब, देखिए आज का समय जो है ना प्रकाशन का, आज इस प्रकार से नहीं है कि कोई आपको बुलाएगा, वो कहेगा भाई आप जो बताइए अपना उपन्यास दे दीजिए, हम छापना चाहते हैं जी। आज तो आपको जो ना उसके लिए अंशदान करना होगा। अब उनके अलग अलग हैं, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, इस प्रकार से है ना। तो जिसे हम कंट्रीब्यूटरी कहते हैं, तो कंट्रीब्यूटर है ना, तो मतलब तो मैंने भी उस प्रकार से किया है। ठीक है, मुझे अपना पेंशन का एक भाग इसमें चला जाता है, लेकिन अब उसका मुझे प्रतिफल क्या मिलता है? प्रतिफल मुझे आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिलता, मुझे केवल एक संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि ये मिलती है कि जो मैंने देखा है, जो मैंने भोगा है, जो मैंने जाना है, जो मेरे अनुभव हैं, वो जो मेरी निधि है वो समाज तक पहुंच पाए जी। अगर समाज को उसका कुछ हित मिलता है, समाज को कुछ उसका भला होता है, और समाज को उसका कुछ अंशदान अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ ये मेरी थाती होगी कि जो मैंने अपनी जो आने वाली पीढ़ी है मैंने उसको दे दी है। और मैं इस प्रकार से एक प्रकार से निष्कंटक और ऊपर वाली की कृपा से मैं बस अपने आप बहुत, और अंतिम जो स्थिति है वो ये है कि मैं अभी भी अपने आप को एक प्रकार से लिखता रहता हूँ। अभी मेरा लगभग 11 साढ़े 11 रात को 12, कई बार तो जब मैं लिखते बैठता हूँ 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, कई बार पूरी रात में नहीं सोता। तो रचना के प्रति मेरा एक लगाव है, तो वो है। और बाकी तो ऊपर वाला है, जब तक वो कराएगा, जब तक हाथों में शक्ति है, आंखों में शक्ति है, और ये श्रवण और मांस है ना, ये जब तक साथ दे रहे हैं तब तक काम चलेगा। अन्यथा तो जब वो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाएगी। तो ये है मेरे इसका जीवन। जी। तो आपकी जो यात्रा रही, इसके माध्यम से मैं जो समझ पा रही हूँ, मैं इतना समझ पा रही हूँ कि हमारे श्रोताओं को एक प्रेरणा मिली होगी, सत्य के साथ रहें, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जब आप हमारे लिए इतना करें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करें, अच्छा करें, और सच्चाई के मार्ग पे करें, और सत्य और तथ्य के साथ करें। जो आपकी, हम अगर देखा जाए तो आपके नॉवल से, पुस्तक से पढ़ के जो हमें एहसास हुआ, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आगे वाली पीढ़ी के लिए कंटिन्यू रखें, ताकि आपकी जो ये मेहनत है ये आगे रंग लाए। देखिए बबीता जी, ऐसा है कि मैंने जब आपको बताया ना ये अपनी जो जी, यानी एक बात बीच में थोड़ी रह गई, आपने कभी नाम सुना होगा गुरु गोविंद सिंह मतलब इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जी 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 है ना? जी जी, वो इसमें है द्वारका में। जी, पिछले 8-10 वर्षों से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनका मैंने सारा अनुवाद कार्य किया है। उनका जो अनुवाद कार्य किया है मैंने, वहाँ पर सेवा नियम क्या हैं, छात्रों की भर्ती होगी, छात्रों की परीक्षा की विधि क्या होगी, उनके दाखिले कैसे होंगे, वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी पेंशन क्या है, मतलब वो सारा सब कुछ मैंने उसमें अनुवाद किया। उनका सारा सब है ना, रूल एंड रेगुलेशंस, वो टर्म्स सारा एंड जो है ना, कंडीशंस। तो पिछले 8-10 वर्षों में मैं करता रहूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कुछ मुझे वहाँ से मिल गया। मैंने आज तक जो बिल बना के उनको नहीं दिया कि ये मेरे ट्रांसलेशन का है। जी, ठीक है, मतलब अब उन्होंने एक दो बार आया था वहाँ से, जब बोले साहब इसको कर लीजिए कोई, तो मैं अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अनुवाद में है। तो बात वहीं आ जाती है, ये माँ सरस्वती की कृपा है। जब तक उसका वरद हस्त मेरे ऊपर है, जब तक उसका प्रसाद मुझे मिल रहा है, तब तक चल रहा है, मैं बांट रहा हूँ। जिसे वो प्रसाद देना बंद कर देगी, अपने पास है क्या देने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।
प्रेमचंद शर्मा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद और बबीता जी। मेरा मानना यह है कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता ये भी बड़े खुश रहे होंगे आपकी इस जीवन यात्रा, साहित्यकार की जीवन यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करके। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, इस चैनल के माध्यम से साहित्य को इनके प्रोत्साहित करें, अपने जीवन में अपनाएं तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करें। धन्यवाद। मैं नमस्कार। भी आपको धन्यवाद करूंगा, अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद करूंगा और उनसे एक निवेदन करूंगा कि धर्मगुरु को पढ़ें, बसंत बसंत जिसकी मैंने चर्चा की जी, उसको जी, देखें, पढ़ें, ज़रूर। मंगाएं। और साथ के साथ जो हमारा रचना चर्चा है उसको देखें, उसके अंदर आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। जी। और मुझे अच्छा लगेगा कि जब उसके माध्यम से भी आप मुझे जुड़ेंगे बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो हमारी ये टीम है जिसने जी, मतलब जी, आज ये ज़रूर, काम किया है, ज़रूर। इनका बहुत उनका भी बड़ा मैं हाथ आभारी रहेगा। हूँ। बहुत धन्यवाद जी, जी। जी, जी। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद।